हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो मैथमेटिक्स पार्ट है BCCLE वालों के लिए है और इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपको पढ़ना है उसका मैं डिटेल बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे इसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और लेकिन सबसे पहले जो बच्चे इसमें अपियर होंगे उसका किस तरीके से उनको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो आपको ये तो पता है कि जितने ही बच्चे आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे वो ये तो बात हुआ कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने की इच्छा रख रहे होंगे, इंजीनियरिंग करने की इच्छा रख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है कि बहुत ही अच्छा मौका होता है कि इस एग्ज़ाम को मैं वो अपियर हूँ और एक अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वो बीटेक करें, तो वहाँ से उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए करना क्या होता है जी, आप बड़े गौर से देखिएगा। आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सभी लोग को पता है। तो 3 सब्जेक्ट्स में आपको मैथमेटिक्स हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और उसके बाद इंग्लिश हो गया, राइट। तो ये जो आप देख रहे होंगे इससे 50 क्वेश्चंस होते हैं, इससे 50 क्वेश्चंस होते हैं, इससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम जो होता है, ड्यूरेशन जो है आपका 2 आवर 15 मिनट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको इतने समय में, इट मीन्स इसको अगर आप मानेंगे तो 120 यानी 135 मिनट में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने वो कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी। तो ये देखिए 1 मिनट के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन मुझे ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूं तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो इसमें वेटेज की बात करें तो आप ज़्यादातर फोकस जो है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आप रखेंगे। आपका फोकस इस पे होना चाहिए। इस पे जो फोकस है कम फोकस रखना है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें अगर 9 क्वेश्चन आउट ऑफ, अगर ये 50 क्वेश्चन से अगर 9 क्वेश्चन के करीब आप अगर सॉल्व करते हैं, अच्छा मीन्स आप पूरा राइट आंसर लिखते हैं 9-10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन अगर ये सही होता है तो आपको यहाँ पर आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा, यानी जो भी इंग्लिश आपने पढ़ा है तो उसमें करीब करीब आप 30 क्वेश्चन को भी अगर इसमें देखते हैं तो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें अगर इतना क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका काम चल जाएगा। 10 मैंने बोला, इसके जगह पर आप ये कोशिश की कि मैं ठीक है 20 क्वेश्चन इसको सॉल्व करूँ, 20 क्वेश्चन सही करूँ। तो 20 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो जो नहीं आता उसको तो आप कंप्लीट छोड़ देंगे, जो आता है उसको पर आप कोशिश करेंगे। और कोशिश करने के बाद आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन तो ज़रूर ऐसा होगा जो आपको 1 और 2 अटेम्प्ट में आप आसानी से बना पाएंगे और इसमें से चांसेस है कि 20 क्वेश्चन आपका सही ही होगा। तो ये काम हो गया। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको कम बनाना पड़ा, यहाँ से आपको टच ही नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर आपने कितना दिया, मात्र आपने 30 मिनट्स दिया। तो इंग्लिश पे ये जो आपका जो है 30 मिनट्स आपने दिया और इससे आपका काम खत्म होगा। अब यहाँ पर से 135 मिनट्स में 30 मिनट्स अगर घटा दें आप तो 105 मिनट्स, यानी आप देख लीजिए 105 मिनट्स को, यानी करीब करीब आपको 2.25 घंटा का वक्त मिल गया लगातार आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथ पे। और मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है इसमें आपको नंबर लाने का। हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, यानी 200 मार्क्स इसका है ना। मैथ में आपको जो हो गया 200 मार्क्स हो गया, मैकेनिक्स में भी हो गया 200 मार्क्स और आपको इंग्लिश में भी 200 मार्क्स। तो ये दोनों का मैं जो बोल रहा हूँ कि 200 400 मार्क्स में आप अगर आप यहाँ पर से सोच के चलिए कि यहाँ पर से आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं, इसका 30 क्वेश्चन सही और इसका 30 क्वेश्चन सही करते हैं, यानी 60 क्वेश्चन, तो 24 240 240 मार्क्स आप यहाँ पर से आसानी से ला सकते हैं बहुत कम समय। और 30 क्वेश्चन चूँकि आपने टच किया तो समय भी देख लीजिए, यानी 60 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर था, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का वक्त मिल गया जो आपने सॉल्व किया। तो पहले कितना था, 1 मिनट से भी कम था, लेकिन अब जो आपको 2 मिनट का समय हर क्वेश्चन के लिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर आप उसका आंसर बता सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस तरीके से दिए होते हैं कि ताकि बच्चा उसमें उलझा रहे, ताकि वो दूसरा क्वेश्चन नहीं बना पाए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ना सीखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जिसको मैं स्किप करूँ, जिसको मैं छोड़ दूँ। ठीक है जी। तो वो सिलेक्शन करना आप में होना चाहिए। ऐसा शुरुआत में जब क्वेश्चंस का कैटेगरी देखते आप हैं
कुछ समय तक 5-10 मिनट तक, तो उसमें आपको पकड़ में आ जाता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस बनाना है, कौन सा क्वेश्चंस को स्किप करना है। ठीक है जी। तो ये डिसीजन आप शुरू में ही लेना पड़ता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर से शुरू में ही ले लेना होता है कि मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप करना। ठीक है जी। तो चलिए, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा वेटेज ये दोनों को देना है, उससे कम वेटेज इसको देना है, इसको जस्ट क्वालिफाई करना। 135 मिनट्स हैं, 2 घंटे का एग्जाम है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसके ऊपर आप पढ़ाई कीजिए। बंद से जो भी क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि करीब करीब 200-300 क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। उसको जाने के पहले कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है जी। कंप्लीट जब इसका 200 क्वेश्चन देख के जाएंगे और इसका मान चलिए 100 क्वेश्चंस देख के जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसी क्वेश्चंस में से मैक्सिमम चांसेस आपका बनेगा कि आएगा भी, या अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं आया तो कैटेगरी सेम होता। कोई ज़रूरी कि क्वेश्चन सेम ही आपको मिले, लेकिन कैटेगरी मीन्स जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए, और वो आसानी से आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर करीब करीब आपको 1000 के करीब सीट रहता है, और यहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको बहुत सारे लगभग 300 के सीट आपको इलेक्ट्रिकल में रहता है। तो आप जानते हैं कि इसमें आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। ब्रांच चेंज करने का, जैसे मान चलो पॉलिटेक्निक आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपने किया है और यहाँ पर आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी ले सकते हैं। ये भी चीज़ें सुविधाएं दी हुई होती हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक करते वक्त आपको मज़ा नहीं आया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आप ब्रांच भी चेंज करने का यहाँ पर फैसिलिटी है। लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर मैंने पॉलिटेक्निक किया है उस चीज़ को लेकर अगर बीटेक करता हूँ तो ज़्यादा उनका चांसेस बनता है। कुछ पेपर्स वो सीख भी जाते हैं, कुछ पेपर्स को वो माहिर भी हो जाते हैं, महारत उनको हासिल हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि जिस ब्रांच को लेकर उन्होंने स्टडी किया है उसी ब्रांच को लेकर वो बीटेक करें। शायद यही कारण है कि ये जो दिया गया है ओवरऑल दिया गया 3 सब्जेक्ट पर ही वो लिया जाता है एडमिशन। कुछ क्वेश्चंस जो पॉलिटेक्निक में पढ़ा आपने वो आता है, कुछ क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग लेवल का रहता है, यानी आपको थोड़ा सा हायर लेवल, क्योंकि एग्जैक्ट अगर पॉलिटेक्निक का ही रहेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल का रहता है ताकि बच्चा थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करें। चूँकि डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं तो 1 ईयर का आपको बचत होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। 1 साल बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें आपको बताए गए। आज जो मैं आपको बताने वाला सॉलिड ज्योमेट्री, ये भी बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक पार्ट है पूरे मैथमेटिक्स का। यूनिक इस मायने में है कि सॉलिड ज्योमेट्री का कहने का असली जो सेंस यहाँ पर है, ज्योमेट्री हम लोग सीखते हैं जिसमें हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है। लाइक कितने प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं, तो पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग को पहले पढ़ना है। तो शुरुआत जो मैं करूंगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद आपको आप जानते हैं सिलेंड्रिकल भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चारों सिस्टम के बारे में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे तो एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है क्या, बारी बारी से इसको समझते हैं फिर आपको डिटेल हम बताएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप बड़े गौर से समझिएगा। ये दोनों सिस्टम बेसिक इसलिए माना जाता है, ये दोनों एक दूसरे म्यूचुअल आप चेंज कर सकते हैं 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। 2D का असली सेंस ये मतलब होता है, ये जो सिस्टम है 2D सिस्टम में, और ये भी 2D सिस्टम में पढ़ेंगे, और बाकी जो ये है, ये जो आपको है ये 3D सिस्टम में हम लोग सिलेंड्रिकल 3D सिस्टम में पढ़ेंगे, और ये भी 3D सिस्टम में पढ़ेंगे। अब है क्या, तो ये जो आप देख पा रहे हैं पोलर, ये जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल है ये एक्सटेंडेड वे है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये एक्सटेंडेड वे है। एक्सटेंडेड वे का कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स,
कहने का मतलब जो भी हम लोग इसमें नोटेशंस देंगे, जो भी यूज़ करेंगे हम लोग, तो उसमें 3 डायमेंशनल पार्ट यानी किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसमें चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, उस पर हम आएंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल हम लोग 2D सिस्टम में कार्टेशियन और पोलर को पढ़ लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है जानते होंगे, लेकिन कन्वर्जन हो सकता है आपको नहीं आता हो। बेसिक अगर आता भी होगा तो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, कार्टेशियन से पोलर या फिर पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है उसको सीखना। ठीक है जी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत हम लोग जो पढ़ते हैं, हो सकता है उस समय के आपको नाम से वाकिफ़ ना होंगे, लेकिन आपने पढ़ा है। जब हम लोग 8, 9, 10th में ही शुरुआत कर देते हैं ये सारी चीज़ें, एक्स वाई एक्सिस और ग्राफ बनाना, राइट। तो जो ग्राफ बनाते हैं आप हैं, तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप किसी बिंदु का आप कोऑर्डिनेट बताते हैं कि क्या है, तो वो जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करता है। किस सिस्टम को डिनोट करता है जी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, तो ये और ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हो सकता है ज़्यादा आइडिया आपको नहीं हो, लेकिन आज मैं आपको सिखा दूंगा कि कार्टेशियन और पोलर किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से कन्वर्ट किया जा सकता है 2D में। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको मज़ा आएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवरव्यू मीन्स आप खुद माइंड में उस चीज़ को आप रिमाइंड कीजिएगा, आंखें बंद करके आप उसके बारे में सोचिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये जनरल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर तो आप जानते हैं कि स्फीयर क्या होता है। जैसे आपने सॉलिड स्फीयर, जैसे आपने देखा होगा एक डंबल रहता है गोल जैसा, जिससे हम लोग इस तरीके से डंबल करते हैं, तो अगर स्फीयर ही तो है ना, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सिलेंडर है तो सिलेंडर, जो भी आप गैस सिलेंडर भी देखते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन उसका नाम सिलेंडर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनाया गया, जैसे ये देखिए ये सिलेंडर है, अब भरा हुआ सिलेंडर कहने का मतलब ये पूरा सॉलिड पार्ट है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसमें अगर किसी बिंदु को कहीं पर बिंदु है तो आखिर इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाएंगे ना, तो इस जो दिखाने का वे होगा उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको बाद स्फीयर अगर है तो स्फीयर में आप जानते हैं 3D पार्ट है, सर्किल नहीं, सर्किल में ये नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ डंबल है। तो 3D व्यू है, कहने का मतलब ये होगा कि एक ये भी होगा और एक इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सिस इधर होगा 3D सिस्टम। तो ये अगर सॉलिड ज्योमेट्री है, सॉलिड ज्योमेट्री में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे। शुरुआत में इससे करूँगा, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब जाके सिलेंड्रिकल, तब ये। तो शुरुआत में करता हूँ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसको आप फटाफट लिख लीजिए चीज़ों को, मैं इसको मिटाकर फिर आपको ओवरऑल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरुआत करता हूँ। ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत में कर रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े गौर से देखिएगा, कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए। पहले चीज़ों को समझिएगा, तब उसके बाद लिखिएगा। ठीक है जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो आप बिल्कुल, आपको एक चुटकी टाइप का लगा कि नहीं ये तो सर बहुत ही आसान है, मैं तुरंत कन्वर्ट कर दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ें जानना और उसको एग्जाम में उस चीज़ पर क्वेश्चन जो पूछा था उसको सॉल्व, दो अलग अलग चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल के बाद एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि अगर इससे क्वेश्चन जो बनता है किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इजीएस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम माना गया उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है आप जानते हैं, 2D है यानी 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कहने का ये मतलब हो गया कि 2 डायमेंशनल में जैसे आप कोई एक्सिस इस तरीके से लेते हैं आप, ठीक है जी, और यहाँ पर देते हैं एक्स, यहाँ पर देते हैं आप वाई, ए यहाँ पर ओरिजिन है। अब ये 2D कहने का ये मतलब हुआ कि 2D में कोई नहीं कि केवल यही एक है, मीन्स एक्स वाई अगर एक्सिस है तो आप जानते हैं कि जैसे 2 पेन अगर इस तरीके से आप सोचिए, इस तरीके से आप देखिए, इस पेन को आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस है तो इधर ये अगर ओरिजिन है तो इधर माइनस एक्स एक्सिस पे ये माइनस वाई एक्सिस। अगर इसको आप 4 भाग में बांट रहे हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड और ये
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है किसी पॉइंट को, जैसे अभी जो बोर्ड है, बोर्ड पे किसी पॉइंट को मैंने दे दिया 2,3, 4,3, तो आखिरकार वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो बोला गया है ना। कोई व्यक्ति बोला मैं 4 किलोमीटर उत्तर गया हूँ, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर उत्तर गया हूँ, और फिर कोई बोला कि मैं इधर पूरब गया हूँ 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर मैं गया हूँ ऊपर नॉर्थ, है ना, पूरब और नॉर्थ। तो आखिरकार आप दिखाएंगे ना किसी पॉइंट को कि कहाँ पर वो पॉइंट है, पॉइंट तो दिखाएंगे। तो वो जो पॉइंट दिखाते हैं हम लोग, तो उसी को पॉइंट को दिखाने का सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके दिखाया जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और एक्सिस जो ड्रॉ करते हैं वो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको बताता है। 4 कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिए यहाँ पर से फिगर में। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, आप चीज़ों को समझिएगा। और ये देखिए, ए एक्स हो गया, बाई हो गया, -x हो गया, -y होगा। दिस इज ओरिजिन, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आपने सोचा ए एक्स एक्सिस इधर हुआ, ये जैसे एक लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स वाई एक्सिस। अब ये ओरिजिन अगर है और किसी पॉइंट को कहीं पर मैंने दिखा दिया कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो ये बता रहा है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन। अगर मान चलिए कोई पॉइंट है 3,4, कुछ भी है a, b, x, y, ठीक है जी, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं x, y, 2,3, 3,4, तो 3,4 ये पॉइंट मैंने लिया, अगर p पॉइंट है, तो ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि हम लोग x अक्ष पे 3 यूनिट गए हैं। तो कैसे 3 यूनिट गए? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यही 3 यूनिट है। और बाई एक्सिस में 4 यूनिट गए हैं, तो बाई एक्सिस से 4 यूनिट गए हैं, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये पी पॉइंट है, और ये जो यूनिट है ये 4 यूनिट है। तो ये जो पॉइंट बन गया, क्या बन गया? 3,4 बन गया 2D में। और ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आप लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें देखिए निगेटिव एक्स, पहले एक्स एक्सिस ही बोलते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिया तब बाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव 3, ये भी 4, 3, 4। यहाँ पर एक्स एक्सिस निगेटिव है तब पॉजिटिव, ऊपर बाई एक्सिस निगेटिव है। इसमें एक्स एक्सिस निगेटिव, बाई एक्सिस तो निगेटिव कॉमा निगेटिव। और इसमें क्या है? तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस तब निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो सिस्टम कहलाता क्या आता? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें किसी पॉइंट को दिखाया जाता है। और ये जो दिखाने का तरीका जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो आप पार्ट, ये एक्स पार्ट बोलते हैं बाय, अगर एक्स कॉमा बाय अगर कोऑर्डिनेट अगर रखते तो ये बताते, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर एक्स कॉमा बाय, पॉइंट का नाम दिया हूँ, एक्स है, ये बाई है, तो इसका असली सेंस क्या हुआ? एक्स कॉमा बाई का ये पी पॉइंट जो है, कि इसमें हम लोग क्या गए हैं? एक्स एक्सिस पे एक्स गए हैं, और ऊपर कितना गए हैं? तो बाई गए हैं। अब बात समझ में आ रही है? अगर यही पॉइंट अगर इधर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर समझिए कि इधर माइनस में गए हैं, ऊपर प्लस में, तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा -x, y होगा। अगर इधर चला जाएगा तो -x -y होगा, और इधर चला जाएगा तो +x और -y। आप समझ पा रहे हैं? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन को। लेकिन ये सिस्टम बड़ा आसान है, लेकिन इसको जब पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर में जब कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से काम होता है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है, तब हम कन्वर्जन बनाएंगे। तो इसी सिस्टम को जब पोलर में कन्वर्ट किया था, दूसरा जो मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू मैं करूँगा किस तरीके से करवा। अभी तत्काल बेसिक जान लीजिए। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन किस तरीके से दिखाते हैं? तो ये जो है, ये जो तरीका है केवल चेंज हो जाएगा हम लोग को। चलिए मैं ब्लू पेन का सहारा लेता हूँ, उसमें लगता है इनकम है। देखिएगा बड़े गौर से, अगर ये मैंने x दिया, ये y दिया, ठीक है जी, ये मैंने दे दिया,
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लाइन है, इस तरीके से लाइन है आपको, ये है। अब किसी बिंदु को मैंने यहाँ दिखा दिया, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि ये जो आपने यहाँ पर ये जो लिया था, जैसे ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से एक लाइन खींचिए, ये जो पॉइंट P है ओरिजिन से एक लाइन यहाँ पर से मिलाइए रेफरेंस पॉइंट से, और ये जो है ये जितना डिस्टेंस होगा इसको R बोलते हैं, और जितना एंगल रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, ये दिस इज रेफरेंस लाइन, इससे अगर थीटा एंगल बनाया तो थीटा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो हम लोग लिखते हैं आर थीटा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपने P लिखा था, ये P लिखा था x, y, राइट, x, y, तो ये हो गया कार्टेशियन, और इसी में लिख दिया आपने आर थीटा, तो क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है जी। अब एक दूसरे का कन्वर्जन बेहद जरूरी है। अब ये है क्या, तो इसमें आप मान के चलिए, इसमें कंसिडर ये किया जाता है कि मान के चलिए कोई जो बंदा है, वो बंदा यहाँ पर जैसे खड़ा है या बैठा है, ये पॉइंट है। अब ये जो R है, जो रेडियस आप समझिए, जो सर्किल का रेडियस है, कहने का मतलब ये फिक्स है, ये जब यहाँ भी जाएगा तो वही रहेगा, यहाँ भी जाएगा तो वही रहेगा, लेकिन एंगल थीटा बदलेगा। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए यही वाला पॉइंट अगर इसमें चला जाता, ठीक है जी, ये वाला चला जाता है या इसमें चला जाता या इसमें चला जाता, तो ये जो R है, तो ये भी R है, ये चेंज नहीं हो रहा। आप समझिए कि जब बचपन में हम लोग एक रस्सी लेते थे, पॉलिथीन में ढेला बांधते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे हम लोग, तो रेडियस नहीं, तो ये जो रेडियस देख रहे हैं एक सर्किल का रेडियस है, मान चलिए इस तरीके से सर्किल बन रहा, आप समझिए गौर से, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि एक सर्किल है, ठीक है, ये मान के चलिए एक सर्किल है, सर्किल ऑफ रेडियस R। तब एंगल जो है, अगर कोई वक्त यहाँ पर P है, यहाँ पर ये Q है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो एंगल बना इस बार ये थीटा हो गया, ये जो एंगल बना इस बार ये थीटा हो गया, और यही हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जो एंगल बना ये थीटा हो गया। तो ये थीटा हमेशा चेंज होगा, लेकिन R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में R और थीटा के रूप में दिया जाता है, जहाँ पर R रेडियल वेक्टर है, मीन्स रेडियस है ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा, तो आप समझिएगा, जैसे कोई पॉइंट है मेरे को दिया रहे R और थीटा, तो कैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं, कैसे इससे इसको कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए कि R और थीटा के रूप में पॉइंट P को डिनोट किया जाता है ना। तो ये जो R है, थीटा इज द एंगल मेड बाय the radial line from reference line से एंगल। तो इसको फटाफट लिख के उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये आज का बेसिक था, इसको आप लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिखें, तो इसी समय शुरू करूँगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना पाएंगे। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे, तब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यही मैं कंटिन्यू करूँगा, तो आप आराम से सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये आपका काम रहा, इसको सीखना, इसको समझना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी से मैं कंटिन्यू करूँगा, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से आप सारी चीज़ों को मैं सिखा दूँगा आपको, जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उसके बाद जो भी हम लोग को डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जहाँ भी ऐसे रहे, सुरक्षित रहे, हैंड सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कीजिए। ऑल द बेस्ट मैं बोलता हूँ फिर से। लगातार वीडियो लेक्चर देखते रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।